After movement and locomotion. गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम सबसे पहले बात करेंगे मसल्स की। अब पहली चीज, ये मसल सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, पूरा ऑर्गन सिस्टम है? मसल टिश्यू है, ठीक है। मसल ना ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, मसल क्या है? टिश्यू। हाँ, तो वो तो बिल्कुल मसल टिश्यू, चार तरह की टिश्यूज होती है। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज और न्यूरल टिश्यूज। तो मसल हमारे पास क्या है? टिश्यू है। किस जर्म लेयर से डेवलप होती है? मीसोडर्म से। सिर्फ आइरिस की मसल्स थी जो एक्टोडर्म से हो रही थी, बाकी मीसोडर्म से। और शरीर के भार का 40 से 50% वेट किसका होता है? मसल्स का। तो 3 पॉइंट आप लिख लेंगे। मसल्स है क्या? टिश्यूज। ओरिजिन मीसोडर्म, और बॉडी वेट का 40 से 50%। आ जाओ, हाथ हाथ गर्म कर लो, सेटल हो जाओ आराम से। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने देखे मसल्स के बारे में। मसल हमारे पास टिश्यूज हैं, जर्म लेयर मीसोडर्म से डिराइव होती हैं, और शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती हैं? 40 से 50%। अरे वाह यार, बढ़िया बनाया आपने। अब ये मसल्स होती कितनी तरह की है? 3। हड्डियों से जुड़ी हुई स्केलेटल मसल्स, हार्ट की कार्डियक मसल्स, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स की स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को आप विसरल मसल्स भी कह सकते हो, शरीर के अंदर वाली। तो ये लिख लो, फिर आगे ले रहा हूं। अच्छा, यहीं पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं, मसल्स की प्रॉपर्टीज। ये भी एनसीईआरटी में है। वाह, तो मसल्स की प्रॉपर्टी में बिल्कुल सही। एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और देखो, ये चार प्रॉपर्टीज मसल्स की होती हैं। एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब, मसल्स को आप एक्साइट कर सकते हो, मतलब कोई स्टिमुलस मिलने पर वो रिस्पॉन्ड करती है। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है दैट इट रिस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस। सही। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब इसको आप खींच सकते हो, स्ट्रेच। इलास्टिसिटी, स्ट्रेच करने के बाद अपना शेप वापस रीगेन कर सकती है।
और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब छोटी हो सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब इसमें काम की चीज ये है कि मसल्स की तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब इस पे दो तरह के सवाल मैं बना सकता हूं। पहला सवाल मैं बना सकता हूं कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सक्लूसिवली मसल्स के पास है। एक्सक्लूसिवली मसल्स के पास है मतलब और किसी टिश्यू के पास नहीं है। तीन, क्योंकि एक्साइटेबिलिटी तो न्यूरॉन्स के पास भी होती है, स्टिमुलस मिलने पर वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सवाल आ सकता है ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो न्यूरॉन्स और मसल्स के लिए कॉमन है, एक्साइटेबिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल मसल्स के लिए यूनिक है, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ये केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है आपका इस संडे को? केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और रिएक्शन मैकेनिज्म। बस वो पूछ रहे हैं इसलिए। बस यही बताया। लिख लिया? मतलब मसल्स की लेंथ इंक्रीज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सटेंसिबिलिटी। और लेंथ कम करने की प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, अब मसल्स तीन तरह की है, आगे ले रहा हूं। ये देखो आप, जादू। देखा जादू आपने? चुंबक की आकर्षण देखा? और लेटा दो ना इसको, सीधा करो, करो सीधा ये। ठीक है, तीन तरह की मसल्स हम देखेंगे। एनसीईआरटी में तीनों का अलग अलग पैराग्राफ दे रखा है, अपन ऐसे ये एक कॉलम के फॉर्म में तीनों की प्रॉपर्टीज देख लेंगे। स्केलेटल मसल्स, हार्ट की मसल्स कौन सी होती है? कार्डियक मसल्स, और तीसरी आपके पास स्मूथ या विसरल मसल्स। देखो इस चैप्टर में इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है और एनिमल टिश्यूज में इन तीनों के डायग्राम्स भी दे रखे हैं। तो स्मूथ, ये एनसीईआरटी में विसरल नर्वस सिस्टम भी है, वो अलग से कुछ नहीं। विसरल का मतलब है जो इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा है, तो इंटरनल या हॉलो ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाला नर्वस सिस्टम विसरल नर्वस सिस्टम है। अब देखो एक एक करके प्रॉपर्टीज अगर अपन बात करें, स्केलेटल मसल्स का मतलब है जो हड्डियों से जुड़ी हुई है, और हड्डियों और मसल का अटैचमेंट क्या कहलाता है? टेंडन। देखो कभी भूल जाओ ना तो बल्ब याद रखना, क्योंकि बल्ब याद रहेगा। बल्ब का मतलब है बोन और बोन के बीच में लिगामेंट है, तो बोन और बोन का अटैचमेंट लिगामेंट है, तो मसल और बोन का क्या हो गया? टेंडेंस। तो स्केलेटल मसल्स का मतलब है ये वो मसल्स हैं विच आर अटैच टू बोन्स
और अगर ये बोन से अटैच्ड है तो इनकी शुरुआत और अंत कहां पे होगा? टेंडन्स। तो अटैच टू बोन्स, तो इसका मतलब दे बिगिन एंड एंड इन टेंडन्स। कार्डियक मसल्स कौन सी हो गई? मसल्स ऑफ द हार्ट, और ये आपके पास मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब इंटरनल ऑर्गन्स में आपके पास गट आ गया, मतलब पूरा यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ये यूट्रस आ गया, ये सारे इंटरनल ऑर्गन की मसल्स कौन सी होंगी? स्मूथ या विसरल मसल्स। अब एक मिनट, ये फिर नेक्स्ट आता है शेप। स्केलेटल मसल्स का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होगा, अनब्रांच्ड होंगी। नहीं, वो बात की बात, अपियरेंस तो बात की बात है, अभी स्ट्रक्चर की बात करें, शेप इसका। तो सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है। कार्डियक मसल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होंगी और इंटरकेलेटेड डिस्क्स होती हैं। ये क्या होती है? इंटरकेलेटेड डिस्क, हम आगे देखेंगे। इनमें गैप जंक्शंस होते हैं, एक दूसरे को जोड़े रहने के लिए गैप जंक्शंस होते हैं। और स्मूथ या विसरल मसल्स स्पिंडल शेप्ड। अब देखो एनसीईआरटी के एनिमल टिश्यूज में इनका डायग्राम दे रखा है। ये सिगरेट जैसी आपके पास सिलेंड्रिकल मसल्स, मतलब ये आपके पास हो गई। कार्डियक मसल्स आपके पास सेम शेप है, सेम सिलेंड्रिकल है, बट इसमें फर्क क्या है कि आपके पास ब्रांचिंग है। तो ब्रांच होगी वो आपके पास कौन सी होगी? कार्डियक मसल्स। और स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। तो स्पिंडल शेप्ड ये ठीक ही बनी है यार, इतनी खराब भी नहीं बनी। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल अनब्रांच स्केलेटल मसल्स है, सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड विथ इंटरकेलेटेड डिस्क कार्डियक मसल्स, और स्पिंडल शेप कौन सी है? स्मूथ मसल्स। अब एक मिनट यहीं पे मैं, अब अपीयरेंस, स्केलेटल मसल्स कैसी दिखाई देती हैं? स्ट्राइएटेड। क्यों होती है वो तो हम देखेंगे। ये स्ट्राइएटेड होती हैं। कार्डियक मसल्स भी कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड होती हैं। अनस्ट्राइएटेड होती हैं स्मूथ मसल्स। यार इतना स्ट्राइएटेड का मतलब स्ट्राइप्ड भी एक ही मतलब है। तो कार्डियक मसल्स दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड है, स्मूथ मसल्स कौन सी होती है? अनस्ट्राइएटेड है। फिर स्केलेटल मसल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहां पर सिंगल न्यूक्लियस, यहां पर भी सिंगल न्यूक्लियस। तो यूनी न्यूक्लिएटेड आपके पास ये दोनों की दोनों, कार्डियक मसल्स स्मूथ मसल्स सिंगल न्यूक्लियस, स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर आपके नियंत्रण में कौन सी होती है? यानी ये हमारे पास वॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री, ये आपके पास इनवॉलेंट्री। थकान किस में डेवलप होगी?
थकान मतलब फटीग डेवलप्स कार्डियक मसल्स में और स्मूथ मसल्स में देर इज नो फटीग। ठीक है भाई, एक दो तीन, ये आपके पास किसकी प्रॉपर्टीज हो गई? तीनों मसल्स की। सवाल आता है कार्डियक मसल्स में थकान क्यों नहीं होती? अरे वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं नहीं होती है क्यों नहीं होती है? दो सिंपल है, कार्डियक मसल्स में भी थकान नहीं होती और स्मूथ मसल्स में भी थकान नहीं होती। दोनों में थकान नहीं होती, दोनों के कारण अलग अलग है। कार्डियक मसल्स में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई है। कार्डियक मसल्स में मतलब तीनों मसल्स की तुलना में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई कार्डियक मसल्स को है और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी सबसे ज्यादा है। जब उनको भर भर के ब्लड यानी ऑक्सीजन मिलेगा, भर भर के उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता ही नहीं, लैक्टिक एसिड कार्डियक मसल्स में बनता ही नहीं। तो ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई एंड ड्यू टू न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया कार्डियक मसल्स में थकान नहीं होती। स्मूथ मसल्स में तो इतना ब्लड सप्लाई नहीं होता, इतना माइटोकॉन्ड्रिया रिच भी नहीं है, पर इनमें थकान क्यों नहीं होती? क्यों इसलिए नहीं होती क्योंकि स्मूथ मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्सेशन बहुत धीरे धीरे होता है और इतने धीरे मसल्स रिलैक्स करते हैं कि अगले कॉन्ट्रैक्शन के लिए उनको ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है। तो दे रिलैक्स वेरी स्लोली, इसलिए इनमें थकान नहीं होती, और इनमें रिच ब्लड सप्लाई है और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए थकान नहीं होती। बना लो। हाँ मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हाँ। बन गया।
बन गया। अब इसमें दो नोट लिखने हैं, कार्डियक मसल वाला और स्मूथ मसल्स वाला। पहला नोट लिख लो, नहीं फायदा नुकसान की बात नहीं है। स्केलेटल मसल जब बनती हैं तो वो, एक आपने टर्म सुना होगा सेल में, सिनसाइटिकम। एक होता है सिनोसाइटिक और एक होता है सिनसाइटिकम। दोनों का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। सिनोसाइटिक का मतलब होता है जैसे प्लांट्स में जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जैसे एंडोस्पर्म बनता है जब, तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है सिनोसाइटिक। ये फंगल हाइफे में होता है और एंडोस्पर्म में। फिर मसल्स में जब ओरिजिन होते हैं तो बहुत सारे मसल सेल्स बनते हैं और सारे मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गए, न्यूक्लियस नहीं हुआ, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सिनसाइटिकम। स्ट्रक्चरल फीचर है, उस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, वो सिनोसाइटिक है। सिनसाइटिकम दो जगह मिलेंगे, एक तो आपकी स्केलेटल मसल्स, एनसीईआरटी में एक जगह गलत दे रखा है, एक जगह सही दे रखा है, और वो भी पुरानी नहीं, नई एनसीईआरटी में करेक्शन आ गया। सिनसाइटिकम एनिमल फीचर है, मतलब एस्करिस होता है, एस्करिस की एपिडर्मिस में सिनसाइटिकम कंडीशन होती है, अपनी स्केलेटल मसल्स में सिनसाइटिकम कंडीशन होती है। सिनोसाइटिक कंडीशन जनरली फंगाई और प्लांट्स में होती है। तो 11th की एनसीईआरटी में शायद सिनसाइटिकम दे रखा था एंडोस्पर्म को, लेकिन वो 12th की एनसीईआरटी में उन्होंने वापस उसको सिनोसाइटिक कर दिया। सिनसाइटिकम का मतलब है साइटोप्लाज्म फ्यूज होकर। अपन को पता है एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होता है कोकोनट में, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, तो वो सिनसाइटिकम नहीं हो सकता। हाँ, पहला नोट लिख लेंगे, का कार्डियक मसल्स, cardiac muscles have a rich blood supply cardiac muscles have a rich blood supply and numerous mitochondria. Has a rich blood supply and large number of mitochondria. Therefore, cardiac muscles do not fatigue. Therefore, cardiac muscles do not fatigue. Mitochondria. Therefore, cardiac muscles do not fatigue. और नेक्स्ट में लिख लेंगे इन स्मूथ और विसरल मसल्स, in smooth or visceral muscles there is slow or delayed relaxation. There is slow or delayed relaxation in smooth or visceral muscles. There is slow or delayed relaxation and hence no fatigue occurs. And hence no fatigue occurs. And hence no fatigue occurs. ठीक है, तो स्मूथ मसल्स में थकान ना होने का कारण, कार्डियक मसल्स में थकान ना होने का कारण हमने देख लिया। अब बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, स्केलेटल मसल्स की। अब देखो क्या कर, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, ये मान लेंगे हाथ है, और ये आपके पास कौन सी मसल है, ये मसल, हड्डी नहीं पूछा मैंने, बाइसेप। हाँ, ये मसल हमारे पास कौन सी है, बाइसेप मसल है। फिर यहां पर और मसल होगी और हड्डी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मसल का स्ट्रक्चर समझने के लिए आप इमेजिन करो
इसका मैंने एक ट्रांसफर सेक्शन का, हाँ, मतलब इसको मैं ना एक ट्रांसफर सेक्शन काटा और इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के इसको सामने से देख रहा हूं। ठीक है, मसल, ये मेरे पास बाइसेप मसल, मतलब मेरे पास ये क्या है, एक टिश्यू है, इसको मैंने ट्रांसफर सेक्शन से काटा और इसको सामने देख रहा हूं। जब मैं इसको सामने से देखूंगा, इसका मतलब ये मेरे पास मसल है, ये बाइसेप मसल है, मतलब ये यूं जा रही है पूरी। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको तिरछा कर रखा है, वो अपन तिरछा भी करके इसको देख लेंगे पहले। तो ये आपके पास मसल टिश्यू है। अब इस मसल टिश्यू के अंदर ऐसे गुच्छे हैं, इन गुच्छों को बिल्कुल सही समझे आप, मसल बंडल कह देंगे, फैसिकल। मसल एक टिश्यू है, मसल टिश्यू के अंदर सीधे सेल्स नहीं मिलेंगे, पहले गुच्छे मिलेंगे, उन गुच्छों को कहेंगे मसल बंडल या फैसिकल। मतलब कितने मसल बंडल मैंने यहां पे बनाए हैं, 3, और हर मसल बंडल के अंदर हर मसल बंडल के अंदर ये आपको क्या मिलेगा, ये एक मसल सेल। याद रखना, मसल सेल को ही मसल फाइबर कहते हैं। बस उसको, उस सेल को फाइबर नाम इसलिए दिया है क्योंकि लंबे लंबे सिगरेट जैसे हैं, बस। मसल सेल एंड मसल फाइबर इज द सेम थिंग। तो मैं मसल सेल कहूं या मसल फाइबर कहूं, एक ही मतलब है। तो मसल सेल्स या मसल फाइबर के गुच्छों से क्या बना, एक मसल बंडल। मसल बंडल के गुच्छों से क्या बन गया, मसल यानी टिश्यू बन गई। ठीक है, अब मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम इसलिए अलग बनाया क्योंकि इसमें मुझे 2-3 चीजें बतानी है। कवरिंग, पहली चीज, हर, ये मेरे पास सबसे बाहर मतलब क्या थी, मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू को एक कनेक्टिव टिश्यू कवर करके रखती है। मतलब ये एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू किसको कवर करके रख रही है, मसल, एज ए मसल टिश्यू को। इसे कहा जाता है एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे मसल को कवर करके रख रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। अब मसल बंडल बोलेंगे भाई हमने क्या बिगाड़ा, तो आपके पास हर एक मसल बंडल को, हर एक मसल बंडल को भी एक कनेक्टिव टिश्यू कवर करके रखती है। और हर मसल बंडल को जो कनेक्टिव टिश्यू कवर करके रखती है उसे कहते हैं पेरीमाइसियम। तो जब मसल एज ए टिश्यू को कवर करने वाली कनेक्टिव टिश्यू एपीमाइसियम, मसल बंडल को कवर करने वाली कनेक्टिव टिश्यू पेरीमाइसियम, तो बोलेंगे मसल सेल हमको भी कर लो। तो हर एक मसल सेल को भी कवर करने वाली कनेक्टिव टिश्यू है, और हर एक मसल सेल या मसल फाइबर को कवर करने वाली कनेक्टिव टिश्यू एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम मैं यहीं पे अलग से नहीं लिखाऊंगा ताकि डायग्राम, एपीमाइसियम सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग मसल। पेरीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग या इनक्लोजिंग मसल बंडल, बंडल है ना भाई। और एंडोमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजिंग या सराउंडिंग
मसल सेल या मसल फाइबर। लेकिन एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में एक कनेक्टिव टिश्यू है। रंग कौन सा बचा? ऑरेंज आएगा नहीं सफेद पे। ये आएगा। हाय हाय हाय, बेहतरीन। देख रहे हो? अब देखो, ये जो मैं गुलाबी बना रहा हूं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और ये कनेक्टिव टिश्यू किसको जोड़ रही है? सारे मसल बंडल्स को आपस में जोड़ रही है। ये एनसीईआरटी में है। तो ऐसी कनेक्टिव टिश्यू जो सारे मसल बंडल्स को जोड़ती है, ये एनसीईआरटी में है। फैसिया कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रॉपर नाउन है। फैसिकल क्या था? एनसीईआरटी में दो टर्म्स है। मसल बंडल को फैसिकल्स कहते हैं, और इन सारे फैसिकल को जो कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन करके, सपोर्ट करके रख रही है, उसे क्या कहते हैं? फैसिया। तो फैसिया इज कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिंग मसल बंडल। ये स्ट्रक्चर क्लियर? मसल था, अपन ने मसल टिश्यू बनाया। मसल टिश्यू का एक ट्रांसफर सेक्शन देखा। ट्रांसफर सेक्शन में मसल टिश्यू को सराउंड करने वाली कनेक्टिव टिश्यू एपीमाइसियम। फिर मसल के अंदर हमारे पास गुच्छे हैं, जिसको अपन ने कह दिया मसल बंडल्स यानी फैसिकल। और इन मसल बंडल, हर एक इंडिविजुअल मसल बंडल को सराउंड करने वाला पेरीमाइसियम। ठीक है। और सारे मसल बंडल्स को जोड़ के रखने वाला फेसिया। और मसल बंडल के अंदर आपको क्या मिलेंगे? मसल सेल। और मसल सेल को सराउंड करने वाली कनेक्टिव टिश्यू एंडोमाइसियम। बढ़िया बनी है आज, ऐसे अच्छा लग रहा है। ओह, आपने काम आउटसोर्स कर दिया? किसको? वाह यार, वो तो नहीं सोच रही है। ओह, और आप भी बड़े कलाकार हो। जो दूसरे कलाकार से काम करा सके वो बड़ा कलाकार हुआ। नहीं? बढ़िया बढ़िया। ढक्कन भी दे दो, आपने पेन तो दे दिया, ढक्कन भी दे दो साथ में। नहीं? अ, कल अभी क्लास है क्या? नहीं। 26 जनवरी को क्लास मेरे ख्याल से तो नहीं होती है, पता नहीं बाकी।
कहाँ परेड में? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ आपको, मैं तो हूँ नहीं, मतलब जनवरी 26 जनवरी को क्लास नहीं होती है, बट देन आई एम, मतलब मुझे नहीं पता यहाँ है या नहीं है। देखो फर्क होता है, हॉलीडे और लीव में एक फर्क है। क्या? मतलब आपके लिए अब जिस दिन क्लास नहीं हो उस दिन एक प्रेपरेटरी लीव है। ये तो वही तो बोले वो। नहीं नहीं, ये कहाँ बोला वो? ये बोले आप? हाँ, यही बोले, यही बोला, ये रोहित जी यही बोले, यही बोला बिल्कुल उन्होंने। तो 100 की लगाएगा मतलब आपे कौन से खुद के कमाए हुए हैं? मेरे को भी नहीं पता। लिख लिया आप तो बन गया। देखो इतना खूबसूरत तो बन नहीं पाएगा बट ठीक है, थोड़ा पत्थर रख के जितना जैसा बने वैसा बना लो। ये वो फिजिट क्या होता है, वो वैसा नहीं लग रहा है? फिजिट स्पिनर। देख रहा हूँ। नहीं वो सर्कुलर, ये तो ऐसा है। हाँ। अरे अब तो बन गया होगा यार, अब तो बन भी गया होगा, सज भी गया होगा अब तो। वक्त लगेगा। वक्त बोला आपने, समय नहीं बोला। बढ़िया। हाँ, ऑटो इम्यून डिजीजेस कौन कौन सी याद रखनी है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस याद रखनी है, टाइप 1 डायबिटीज ध्यान रखनी है, मायस्थेनिया ग्रेविस याद रखनी है, पर्नीशियस अनीमिया याद रखनी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस याद रखनी है, ग्रेव्स डिजीज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर याद रखनी है, हैशीमोटोस थायराइडिटीज याद रखनी है। चाहो तो आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी याद रख सकते हो या सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस भी याद रख सकते हो। एसएलई, एसएलई इज एन, मतलब वो मेरे दिल, मतलब मेरी बुआ जो है उनको एसएलई है, इसलिए सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस, एक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, एक ऑटो इम्यूनिटी। इसमें पूरा सिस्टम, मतलब एंटीबॉडीज हर एक टिश्यू हर एक ऑर्गन के अगेंस्ट काम करती है। सिस्टमिक बीमारी है ये, पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, पूरा सूज जाता है शरीर, चेहरे से लेकर पांव, शरीर हर ऑर्गन।
फिर जिंदगी भर स्टेरॉइड्स पे रहना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स इम्यूनो सप्रेसेंट्स है। होता ही है, स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा साइड, लेकिन ऑटो इम्यून मार देगी, उससे बेटर है कि साइड इफेक्ट के साथ जियो रादर देन ना ही जियो। हाँ तो बहुत स्टेरॉइड पर अगर कोई, लेकिन आप करो क्या, आपके पास ऑप्शन ही वही है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। डन। अब यार हाँ, हाय हाय, बेहतरीन। रुद्राक्ष ने तो खतरनाक ही बनाया होगा यार। एक बार सबको शर्मा दो एक बार आप। रुद्राक्ष जी, नहीं नहीं शर्मा दो नहीं, सॉरी, पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स। नहीं, एम्बैरस कर दो, मतलब सब तरह के कहेंगे क्या हिंदी में इसको, शर्मिंदा कर दो हमको। हाँ सॉरी, शर्मा दो क्या होता है यार, शर्मा सरने में होता है। रुद्रा जी दिखा दो थोड़ा, इतना भाव क्या खा रहे हो यार। तो मेरा बेहतर है। लो यार 2 पॉइंट लिख लो एनसीईआरटी वाले, फिर हम आगे इसको समझते हैं। मसल सेल को एक क्या कर रहे हो, नहीं पसंद दीक्षित जी आपको, तो आप उनको ऐसे खिसका क्यों रहे हो, बेंच थोड़ी है वो। हाँ तो लिख लेंगे पहले तो, ईच मसल बंडल इज कॉल्ड फैसिकल। एनसीईआरटी वाले पॉइंट ही लिख रहे हैं, नहीं नॉर्मल पॉइंट है। ईच मसल बंडल इज कॉल्ड अ फैसिकल and these fascicles, each muscle bundle is called a fascicle and these fascicles are connected, is called a fascicle and these fascicles are connected through a fibrous connective tissue called and these fascicles are connected through a fibrous connective tissue called fascia. ठीक है, and these fascicles are connected through a fibrous connective tissue called fascia. तो एनसीईआरटी में फैसिकल भी दे रखा है, फैसिया भी दे रखा है, वो जरूरी है। अब मसल टिश्यू हमको क्लियर है, मसल बंडल क्लियर है, मसल बंडल के अंदर एक मसल सेल है। अब कॉल्ड फैसिया, हाँ बस, कनेक्टिव थ्रू कनेक्टिव थ्रू कनेक्टेड क्या कर रहे हैं आप, कितने आर कनेक्टेड टू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैसिया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मसल सेल को बाहर निकाल रहा हूं। तो अगर मैं एक मसल सेल को बाहर निकालूंगा तो देखो, ये ऐसे ही बाहर निकलेगा, एनसीईआरटी में ही दे रखा है। तो मैं एक मसल सेल को, जैसे मतलब मैं गलत एनालॉजी प्रेजेंट कर रहा हूं लेकिन सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए, वो सिगरेट के बक्से से सिगरेट निकलती है, अगेन इट इज अ रॉन्ग एनालॉजी बट स्टिल, खुशी की लहर क्यों दौड़ जाती है एकदम से, छोड़, नहीं टूथ पिक विच टू स्मॉल, और नहीं नहीं है तो वो भी सिलेंडरी, सिलेंड्रिकल नहीं, टूथपिक इज नॉट एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल, सरिये, सरिया लोहे का ही होगा, कौन सा सरिया, अनलोहा सरिया कौन सा होता है।
हाँ सरिया, पर इधर कमठे में जितने लोग नहीं है वो नहीं जान पाएंगे। बट अपने पास अब मैं क्या कर रहा हूं, एक मसल सेल या मसल फाइबर को मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो अब मैंने एक मसल सेल या मसल फाइबर को बाहर निकाल दिया, तो ये अब मैं एक मसल सेल यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक क्या बना दिया, मसल सेल या मसल फाइबर। अब इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब हम, क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास एक मसल सेल है, या जिसे मैं कह सकता हूं मसल फाइबर। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, सार्कोलेमा। इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएगा, सार्कोजोम। सब सार्को का मतलब स्केलेटल मसल से संबंधित है। अब जब मैं एक मसल सेल को निकालता हूं, तो मसल सेल के अंदर आपको और छोटी छोटी ट्यूब्स मिलेंगी, सिलेंड्रिकल। देखो पिक्चर बना लेना, अगर पिक्चर बन गई तो फिर वो आसान हो जाएगा। इमेजिन करो, मैंने एक बाइसेप मसल काट के दिखाई थी आपको सामने से, वो मसल था। उसके अंदर ऐसे गुच्छे होंगे जिसको अपन ने कहा मसल बंडल, और हर एक गुच्छे के अंदर एक सरिया मैंने निकाला, मसल सेल। अब जब उस आपने मसल सेल को निकाला तो उसके अंदर और छोटे छोटे सरिये हैं, और इनको क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स। अब सिर्फ एक पिक्चर बना रहा हूं मैं। एक मसल सेल है, मसल सेल के अंदर मैंने कितने बनाए हैं, 3। ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, मायोफिब्रिल्स। हर एक मायोफिब्रिल के अंदर, हर एक मायोफिब्रिल के अंदर होंगे मायोफिलामेंट्स, और हर मायोफिलामेंट किससे बना होगा, प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो अब आप देखो, नीचे से ऊपर चलो, अभी अपन ऊपर से नीचे जा रहे थे। सबसे टिश्यू क्या थी, मसल। उसके अंदर गुच्छा था मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर था मसल सेल, मसल सेल के अंदर था मायोफिलामेंट, सॉरी फिब्रिल, मायोफिब्रिल के अंदर फिलामेंट। फिलामेंट किससे बने हुए, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो मैं अब अंदर से बाहर चलूं, बेसिक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का गुच्छा, फिलामेंट्स। फिलामेंट्स में पढ़ेंगे थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। फिलामेंट से फिब्रिल्स, फिब्रिल से सेल, सेल से गुच्छा बंडल, और बंडल से मसल टिश्यू। ठीक है, तो इसमें दो तीन पॉइंट्स ऐड कर लो, फिर अपन वो देखेंगे। नहीं लिख लेंगे, मसल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड अ मसल फाइबर। मसल सेल is also called a muscle fiber. Muscle cell is called a muscle fiber. फिर इसमें दो तीन पॉइंट्स। The plasma membrane of muscle cell is called sarcolemma. The plasma membrane of muscle cell is called sarcolemma. Endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. और इसमें क्या स्टोर रहता है, कैल्शियम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। और माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सार्कोजोम। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सार्कोजोम।
फिर नेक्स्ट पॉइंट, विद इन ईच मसल सेल और फाइबर, विद इन ईच मसल सेल और फाइबर, within each muscle cell or fiber myofibrils are present. Myofibrils are present within each muscle cell or fiber. Myofibrils are present, and within myofibrils are present, and within myofibrils myofilaments are present. सेल है, सेल के अंदर फिब्रिल है, फिब्रिल के अंदर फिलामेंट है. एंड नेक्स्ट, मायोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. मैं वापस से बोल रहा हूं, विद इन ईच मसल सेल और फाइबर मायोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट, विद इन मायोफिब्रिल्स मायोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट, and myofilaments are made up of contractile proteins. And myofilaments are made up of contractile proteins. ठीक है. अब इसमें एक दिक्कत आएगी कि सर ये तो ठीक है, प्रोटीन है, प्रोटीन से मिलकर फिलामेंट बना, फिलामेंट से मिलकर फिब्रिल बना, फिब्रिल से मिलकर सेल बना. बट प्रॉब्लम ये आती है सर, ये ए बैंड और आई बैंड, क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, अब एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एक मिनट, क्योंकि अब ये दोनों को देखो समझना जरूरी है, फिर तो आसान है. जब आप एक मसल सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो उसमें आपको यह दिखाई देगा. ये स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है, मतलब आपको ऑल्टरनेट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट बैंड्स दिखाई देंगे. तो ये स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है. इसमें जो डार्क बैंड होता है उसको आप कहते हो ए बैंड, अनाइसोट्रोपिक, और जो हल्का बैंड दिखता है लाइट उसे कहते हैं आई बैंड. अब ये ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, अपन तो प्रोटीन, फिलामेंट, फिब्रिल और उसकी बात कर रहे थे. तो अब बैंड का मतलब क्या है? पहली चीज, जब आप स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हो, स्केलेटल मसल्स में जब स्ट्राइटेड अपीयरेंस आपको मिलेगी तो वो ए बैंड और आई बैंड के बेसिस पर मिलेगी. ठीक है. अब हमें पता है ए बैंड का मतलब, ए इज अनाइसोट्रोपिक. कॉमनली आप इसको डार्क बैंड कह सकते हो, बट ठीक है, कॉमनली आप कह सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है. और आई बैंड आइसो, आइसो का मतलब सेम, अनाइसो का मतलब डिफरेंट. इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं देखो यहां पे लिख तो रहा हूं, काम तो आपका हो जाएगा सवाल करने में, लेकिन क्यों है वो देखेंगे. आई बैंड का मतलब, ठीक है, ये लाइट बैंड है, मान गया. आई बैंड का मतलब है इसमें आपको थिन फिलामेंट्स मिलेंगे, और ऑब्वियस सी बात है ये आइसो है तो एक ही तरह के फिलामेंट्स होंगे. तो आई बैंड हैज ओनली थिन फिलामेंट्स, और अनाइसो मींस डिफरेंट. इसका मतलब ए बैंड कंटेन्स बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट्स. अभी के लिए, अब अभी इसको अपन डायग्राम से भी समझेंगे कि ये सर थिक और थिन इसमें दोनों कैसे आए और उसमें केवल थिन कैसे आया. बट अभी अपन अपना प्रोटीन से मिलकर क्या बनेंगे, फिलामेंट्स. तो मतलब मेरे को इतना भी मालूम चल गया कि जिन मायोफिलामेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये मायोफिलामेंट्स दो तरह के हैं. पतले यानी थिन फिलामेंट्स, और मोटे
यानी थिक फिलामेंट्स। तो पहले अपन इसकी बात करेंगे, थिन फिलामेंट। अच्छा, ये फिलामेंट्स बने हुए किससे? प्रोटीन से। तो थिन फिलामेंट जो होता है या थिन फिलामेंट जो होते हैं उसमें तीन तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तीन तरह के प्रोटीन्स कौन कौन से? एक्टिन, हाँ, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। वापस अभी बैंड की बात भूल जाओ, क्योंकि बैंड में बीच में ले आया, मुझे नहीं लाना चाहिए था, बट ठीक है। हमको पता है प्रोटीन से मिलकर फिलामेंट्स बने। फिलामेंट्स दो तरह के, तो कौन से प्रोटीन्स थिन फिलामेंट बनाएंगे? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन मिलकर थिन फिलामेंट बनाएंगे। और थिक फिलामेंट में एक ही टाइप का प्रोटीन होगा, वो है आपके पास मायोसिन। अभी तक एक बेसिक पिक्चर है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स मिलाकर बना रहे हैं फिलामेंट्स, फिलामेंट्स बना के फाइब्रिल्स, और फाइब्रिल से मसल सेल। बस इसमें बीच में मैंने डाल दिया कि दोनों फिलामेंट्स मिलाकर एक ए बैंड दिखेगा आपको, और केवल थिन फिलामेंट से आपको क्या मिलेगा? आई बैंड। वो कैसे, वो डायग्राम से बताऊंगा, पहले आप ये बना लो। बना दिया? ठीक है। अब एक चीज, ये तीन तरह के प्रोटीन है, सबसे पहले अपन किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? थिन फिलामेंट। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट।
मैं मतलब बेहतर होता जा रहा हूँ। एंड ऑल्सो वुमेन, अच्छा नहीं विमेन होता है ना, प्लूरल होता है, मतलब होते हैं। अब एक मिनट, काम की चीज, ये अपने पास थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहली चीज, ये जो एक गोला है, इस गोले को हम कहते हैं एक जी एक्टिन, मतलब ये आपके पास एक ग्लोब्यूलर एक्टिन है, मोनोमर है, और इस जी एक्टिन की पूरी चेन है, इस जी एक्टिन की पूरी चेन है जिसे हम कहते हैं एफ एक्टिन, यानी फिलामेंटस एक्टिन। तो एक्टिन का जो मोनोमर है वो तो है जी एक्टिन ग्लोबुलर एक, और इस जी एक्टिन की पूरी चेन जो है वो है एफ एक्टिन। कितनी हेलिकल चेन है? दो, एक और दो। तो देर आर टू हेलिकल चेन्स ऑफ एफ एक्टिन, पहली चीज। इसी तरह से रेड, दो हेलिकल चेन्स ट्रोपोमायोसिन की भी है। इसके साथ साथ देर आर टू हेलिकल चेन्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये मैंने बना दिया ट्रोपोमायोसिन। तीसरा कौन सा प्रोटीन बचा? ट्रोपोनिन। एक्टिन हो गया, ट्रोपोमायोसिन हो गया, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का मैंने हरा बनाया है। ये हरा है तो ट्रोपोनिन, लेकिन इसके कितने सब यूनिट्स हैं? तीन सब यूनिट्स हैं। एक जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन सी, एक जिसे हम कहेंगे ट्रोपोनिन टी, और एक जिसे कहते हैं ट्रोपोनिन आई। सी का मतलब तो ये कैल्शियम से जुड़ता है, यानी कैल्शियम बाइंडिंग है। दूसरा टी का मतलब है ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने वाला है, और ट्रोपोनिन आई का मतलब है ये एक्टिन बाइंडिंग है। अब इसमें एक इशू आएगा, बोलोगे सर सी से कैल्शियम है, टी से ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन है, तो ए होना चाहिए था। ए इसलिए नहीं है क्योंकि हम आगे देखेंगे आई का मतलब होता है इनहिबिटरी, ये मायोसिन के हेड को जोड़ने से रोक रहा है। ठीक है, तो आपके पास तीन थिन फिलामेंट है, एफ एक्टिन की दो हेलिकल चेन से, ट्रोपोमायोसिन की दो हेलिकल चेन से, और ट्रोपोनिन के तीन सब यूनिट्स हैं। इन तीनों से क्या मिला हुआ है? थिन फिलामेंट। बना लो।
बन गया। बन गया। अब बन गया होगा यार सबका। एक, अरे यार इतना खूबसूरत बनाया आपने। देखा, अपना काम खुद करो तो कितना बढ़िया बताए। इफ यू वांट टू डू समथिंग, नहीं, इफ यू वांट टू डू समथिंग योर वे, डू इट योर सेल्फ। ये क्या बनाया आपने? किसकी? अब हटा रहा हूं मैं यार, एक मायोसिन बनाना है बस।
ठीक है, 2 चेन्स ऑफ एफ एक्टिन है, 2 चेन्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोनिन के कितने सब यूनिट्स है? 3। अब स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट, अब साफ बनेगा, और लाइट मैरोमायोसिन। हाँ, 1 मिनट में ये बना के लो। तो मैं मजे लेने आया भी नहीं आज यहाँ पे। लेबलिंग, अब 1 मिनट ये स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, मायोसिन खुद तो एक पॉलीमेरिक प्रोटीन होता है। अगर मायोसिन एक पॉलीमरिक प्रोटीन है, इसका मतलब वो सब यूनिट्स यानी वो मोनोमर से बना होगा, और उसके मोनोमर क्या कहलाते हैं? मैरोमायोसिन। तो मायोसिन का जो मोनोमर है, छोटा यूनिट है, वो कौन सा है? मैरोमायोसिन। अब मैरोमायोसिन को अपन ने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। जो हेड और क्रॉस आर्म वाला भाग है उसे कहते हैं हैवी मैरोमायोसिन, और जो टेल वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? लाइट मैरोमायोसिन। अब जो हेड है मायोसिन का, उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मायोसिन का हेड ही एक्टिन से जुड़ेगा, तो उसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए, और जोड़ने के बाद उसको खींचने के लिए उसको एनर्जी चाहिएगी, एनर्जी उसको एटीपी से मिलेगी, इसलिए उसमें एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज है एटीपी बाइंडिंग साइट्स, और एक्टिन बाइंडिंग साइट्स उसके कौन से हिस्से में मिलती है? हेड रीजन में मिलेगी। हेड और क्रॉस आर्म को क्या कहेंगे? हेवी मैरोमायोसिन, और टेल वाले हिस्से को क्या कहेंगे? लाइट मैरोमायोसिन।
बन गया। नहीं, ये बनाने के बाद देखो लास्ट वो वाली स्लाइड बनानी है, ए बैंड आई बैंड वाली। डन। अब तो ले लूं आगे, मतलब अब आगे नहीं पीछे ले रहा हूं, ये वाला। ए बैंड और आई बैंड में इतना लिखना है अभी सिर्फ, ए बैंड में आपको थिक और थिन दोनों फिलामेंट्स मिलेंगे और आई बैंड में आपको केवल थिन फिलामेंट्स मिलेंगे। अब बाकी फिर हाँ जितना ही कर पाएंगे बाकी नेक्स्ट में। ठीक है भाई, ये बना लो, बाकी फिर नेक्स्ट में करेंगे।